गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी इस डिमांड पर मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। सॉल्यूशन नहीं मतलब एनालाइज करना है टोटल कि किसका आपका कितना स्कोर जा सकता है एग्जाम में, तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। टोटल मैं इसके आंसर बताऊंगा। इसको एनालाइज करने में दोस्तों कम से कम 3 से 4 घंटे लगे हैं। 3 से 4 घंटे मैंने नेट पर एक एक क्वेश्चन अपने सीनियर से सबसे पूछ के तब जाके मैंने इसको कलेक्शन किया है। ये हमारा पेपर नंबर यानी कि जो सीरीज है हमारी Q2 है। देख रहे हैं आप? 1 मिनट रुक जाइएगा। ये Q2 है हमारी सीरीज, और ये देखिए पेपर हमारा PGT EMRS PGT इंग्लिश। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट आपको मैं इसके आंसर बताऊंगा। और देखिए 2-4 क्वेश्चन, जब हमारा जो संस्था है हमारी EMRS पहली बार पेपर करा रही है, कोई सी भी संस्था है, ठीक है, तो उसके 2-4 क्वेश्चन जब तक हमारी ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तो 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हमारे इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना आंसर कुछ और मानती है, नेट का कुछ अलग होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप बिल्कुल इरिटेट ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब ऑफिशियल की आएगी ज़रूर पता चल जाएगा, लेकिन आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस लेवल पे है, कि आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं कितने किए हैं। फिर उसके बाद मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने जनरल अवेयरनेस पढ़ ली है। उसके एग्जैक्ट आंसर ही बताता हुआ चलूँगा मैं, ठीक है आपको, क्योंकि फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, इसको अभी आंसर अपना क्या करना है, आपको अपना स्कोर देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके 150 में से ठीक बैठ रहे हैं। क्लियर है? चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर ही बताऊंगा मैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिख रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके नीचे ही है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए जूम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिख रहा है, जोहान गुटेनबर्ग से पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि इसकी सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पूछा गया है, वो कौन सी प्रकाशित बुक थी? तो द बाइबल थी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका आंसर चेक कर लेंगे। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट इसको जरा हम ऑप्शन दिखा देते हैं इसके। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके इसके 3 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि बी और सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं इसको। मैं इसका बस आपको एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, और अपने माइंड पर ज़्यादा माइंड ना करें किसी प्रकार का, क्योंकि सारे क्वेश्चन नेट से सर्च किए गए हैं। एक आध क्वेश्चन और इधर उधर हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है, किसी प्रकार का इरिटेट ना हो, डिमोटिवेट ना हो, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसका जो आंसर है, आपको अपने मार्क्स काउंट करते हुए चलना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 6। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 इजी क्वेश्चन तो आप जानते भी, अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हैं तो। जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें महिला इसमें टीम में, ठीक है, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी, और जो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा इसमें पुरुष वर्ग में, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ही जीती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका जो आंसर है ना, हमारा 2022 का जो साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है उदयनाथ झा। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं। ये दिया गया है, मिल्का, रोका और ये लद्दाख निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम हैं? तो दोस्तों ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
10 में बोला गया है कि जो 50% अनुपात कब तक लक्ष्य है इसका बनाया गया है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अनुसार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2035 तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए दोस्तों, हमारा पार्ट यानी कि 2 स्टार्ट हो गया है। उसमें क्या है, रीजनिंग दी गई है। टोटल क्या है इसमें, है रीजनिंग। तो इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने ये पढ़ ही लिया है, आपके सामने लिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर देना, थोड़ा शोर शराबा हो रहा, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है दोस्तों, उसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। केवल निष्कर्ष 3rd निकलता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब हम। 12 के बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये है, यदि उत्तर को दक्षिण पश्चिम कहा हो जाता है तो पश्चिम का क्या होगा, है ना। ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन देखिए आपके सामने है ये। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका भी क्या है, केवल निष्कर्ष 4 निकलता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको, थोड़ा क्लियर दिखाई देना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन डी जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा इसका दोस्तों, डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको एनालाइज करके हमारे रीजनिंग के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है इसका आंसर जो है वो है हमारा आर, ठीक है, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम जाके नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। तो 17 का आंसर देख लेते हैं हम। 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 18 के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 18 का 3rd यानी कि 3rd पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी को एस के तत्काल बाद लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 19 क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन भी दिखता रहे आपको और ऑप्शन भी आपको दिखते रहने चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। कथन ए अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन सेकंड जो है अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पी। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे 22, जो 22 है इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर दक्षिण में इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि के इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 का ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है ये, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 24 का ऑप्शन नंबर 3rd जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर और का यूज इसमें किया गया है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 25 जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको देख लेते हैं। 25 को जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डाउट रह गया है। देखिए अब जो करेक्ट आंसर जो बताया है इसका, तो एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, तो इसमें से किसी ने ये बताया है, किसी ने ये बताया है, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन है। अब इन दोनों में से बताया गया है कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब संस्था किसको बेटर मानती है वो डिसाइड करेगा संस्था के ऊपर, जो हमारी EMRS है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे डाउट रहेगा। अच्छा नीचे देखते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है। इसको थोड़ा हम कर लेते हैं जूम दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में क्या दिया गया है। 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 का जो आंसर है, ये तो इजी था, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 29 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माता, यानी कि पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 का जो आंसर हो जाएगा एम एक कलाकार है, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके। देखिए अब ये रीजनिंग हमारा हो गया है कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम यहाँ से जो भाग थर्ड है हमारा, वो है हमारा आईसीटी बेस्ड। ठीक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये मैक फ्री प्लस के बारे में पूछा गया है कि इसका एक उदाहरण है, तो इसके बारे में मतलब एंटीवायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 34 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 34 है इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 35 है इसका आंसर देखिए, यहाँ पर भी डाउट बताया है किसी कंप्यूटर से वाले टीचर्स ने, मेरी बात हुई थी, तो आई क्लाउड बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं इसका गूगल ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर भी डाउट रहेगा दोस्तों, तो ये डिपेंड करेगा आप संस्था क्या इसका एग्जैक्ट आंसर मानती है। ठीक है, अब यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसका तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो आप भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब से, गूगल से। यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस आने का एक स्रोत नहीं है। देखिए जो वायरस किससे आ सकता है, आप जानते हैं हार्ड डिस्क से आ सकता है, पेन ड्राइव से आ सकता है, ईमेल अटैचमेंट से आ सकता है, लेकिन प्रिंटर से नहीं आता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 है। 38 के बारे में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो वो है विंडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जब हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं उससे दो मोबाइल मतलब एक दूसरे में डाटा भेजते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी इनपुट डिवाइस हैं, यानी क्या है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है और स्कैनर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा पार्ट 4। यहाँ पे क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपने अच्छी तरीके से पढ़ लगा है, तो आपके क्वेश्चन ठीक ठाक हुए होंगे, और ना भी हुए हैं, जैसे जितने भी हुए हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइएगा, इसको हम देख लेते हैं, पहले लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 देखते हैं। 42 में पूछा गया इसका क्या आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, खोज विधि से क्या लाभ नहीं होता है, तो इसका आंसर आपको बताना 43 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम 44 में क्या गया है, किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गृह कार्य का आकलन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 जो आंसर है 46 का कि क्या कहा गया 46 में, अधिगम एश्योर वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 47। जो 47 है इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जूम कर लेते हैं इसको हम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 देखते हैं।
48 का भी क्या है यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, ये भी ठीक है इनका। और 49 का देख लेते हैं दोस्तों, 49 का आपका इसका सी हो जाएगा, ये भी ठीक है। और 49 का सॉरी, अब देख लेते हैं हम 50 का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 51 यानी कि पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं अब हम। देखिए यही हमारा मेन सब्जेक्ट था इंग्लिश का, तो इसको देखना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो टेम्पेस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। द टेम्पेस्ट है, ये सबसे पहली बात तो 1611 में पब्लिश हुआ था ये वर्क, ठीक है, फर्स्ट फॉलियो में। इसमें से ये कोटेशन ली गई है, बी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। ये दोस्तों प्रोस्पेरो ने बोली है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि जो कैलिबन है और फर्डिनेंड है और ये एरियल है, सारे करेक्टर किसके हैं, द टेम्पेस्ट के करेक्टर हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए द टेम्पेस्ट को अपने आप में कॉमेडी भी है, ये क्या है अपने आप में कॉमेडी है, और इसी को ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है दोस्तों। इसी को रोमांस भी कहा जाता है, ठीक है भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और इसी को स्वयं सॉन्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वयं सॉन्ग। द टेम्पेस्ट क्या है, स्वयं सॉन्ग है विलियम शेक्सपियर का ये जो वर्क है, ठीक है भाई। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो है आउट ऑफ सिलेबस था, हालांकि हम जो तैयारी करते हैं दोस्तों, हम जो पढ़ाते हैं या तैयारी करते हैं ओनली यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है, तो आपको मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 52 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा रोवर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, चिलिंगवर्थ मान लीजिए जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 52 हो गया है, 53 का देख लेते हैं। 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है दोस्तों। 54 देख लेते हैं, 53 हो गया, 54 देख लेते हैं अब ये। 54 का जो लिरिकल बैलेड्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसी से पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यानी कि स्ट्रेंथनेस एंड ऑकवर्डनेस। इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, लिरिकल बैलेड जो थी इसमें 4 एडिशंस आए थे। सबसे पहला एडिशन आया था 1798 में, दूसरा एडिशन आया था इसका 1800 में। 1800 में इसमें एक वर्ड एडिट किया गया था जिसका नाम था प्रीफेस, ये याद होगा आपको थोड़ा बहुत, प्रीफेस, ठीक है भाई। उसके बाद थर्ड एडिशन आया 1802 में, ठीक है, 1802 में एक था अपेंडिक्स, पोएटिक ऑन अपेंडिक्स। कॉल आ रहा है, एक मिनट। एक वर्ड जोड़ा गया था इसमें, अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन, ठीक है, ये वर्ड था, ये जोड़ा गया। फिर लास्ट एडिशन आया था इसमें 1805 में, ठीक है, इनका लास्ट एडिशन, इसमें कोई भी वर्ड एडिट नहीं किया गया था। ये 4 एडिशन आए थे दोस्तों, ये सारे याद रखने हैं। और 1802 में ही विलियम वर्ड्सवर्थ की मैरिज भी हुई थी, इनकी वाइफ का नाम था मैरी हचिंसन, ठीक है, उनसे इनकी शादी भी हुई थी, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए थोड़ा एडिशन और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं। जो लिरिकल बैलेड्स है हमारी, इसमें देखिए क्या हुआ था 23 टोटल पोएम्स थी, 23 पोएम्स थी। इसमें से कुछ ये कोलैबोरेशन था विलियम वर्ड्सवर्थ का और एस.टी. कॉलेज का। इसमें से 19 पोएम्स लिखी थी किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और 4 पोएम्स लिखी थी एस.टी. कॉलेज ने। तो पूछा जाता है इसमें से इसकी फर्स्ट पोएम कौन सी थी, तो ये एस.टी. कॉलेज की थी, जिसका नाम था द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, ठीक है, द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, यहाँ लिख सकते हैं, समझ गए होंगे यहाँ पे से। लेकिन इसके लास्ट पोएम पूछी जाती है, वो थी इसकी टिंटन अवे। ये किसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की, टिंटन अवे, ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना है। चलिए ये तो हमारी होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। 52, 53 हो गया, 54 हो गया, अब देख लेते 55। 55 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 70। 56 का आंसर देख लेते हैं। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चर ऑफ फॉल्टी बार मटेरियल्स। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शेक्सपियर की हीरोइन में से किसने कहा ये लाइन कि हस्बैंड आई कम। ये कहा था दोस्तों क्लोपेट्रा ने, ठीक है,
एंटोनियो क्लोपत्रा की एक हीरोइन है ये। ओफिलिया हैमलेट में दिखाई देती है। हैमलेट जो प्ले था 1601 से लेकर 1602 का बीच आपको टाइम मिल जाएगा देखने के लिए, इसमें ये आया था, ठीक है। और पोर्सिया जो है इमोजन का, ये जो करेक्टर है इमोजन, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है प्ले का क्या है, लेकिन जो पोर्सिया है हमारे द जूलियस सीजर में दिखाई देती है और दिखाई देती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो हैमलेट जो प्ले था ना, जो ओफिलिया जो करेक्टर है इसमें, ये इसकी हीरोइन है हैमलेट की, ये अपने आप में एक रिवेंज ट्रेजिडी थी, रिवेंज ट्रेजिडी, ठीक है दोस्तों, मतलब बदला लेने की एक कहानी। चलिए, सैली के जो एडोनिस है बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, ये किसकी डेथ पर लिखी गई थी? सैली ने लिखी थी जॉन कीट्स की डेथ पर। जॉन कीट्स की डेथ किस चीज़ से हुई थी? कंजम्पशन, यानी कि उनकी जो बीमारी हुई थी कंजम्पशन नाम की एक बीमारी से हुई थी, उससे हुई थी, ठीक है। कंजम्पशन को दूसरा एक नाम और होता है, वो बोलते हैं, वो ध्यान नहीं आ रहा है, चलो देख लेंगे फिलहाल वो। अब देख लेते हैं अपना करेक्ट आंसर क्या है। ये 58 हो गया, 59 देख लेते हैं। 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो 60 है इसका आंसर देख लेते हैं, 60 का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है। 61 का आंसर देख लेते हैं, 61 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 62 को देख लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, जिसमें कोई मीटर नहीं होता, कोई राइम नहीं होती, तो उसे हम फ्री वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 63 क्वेश्चन है, इसका आंसर पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा थीमेटिक लैंग्वेज टीचिंग, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 64 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। 65 का देख लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये सारे के सारे याद रखने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छी तरीके से, अपना स्कोर चेक कर लेना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67, तो इसमें पूछा गया है इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, तो इसका 2009 आंसर हो जाएगा, अपना आंसर चेक कर लें। अब देखिए ये जो हमारा है मिस रीता वाला, जिसको पढ़ेंगे अपन इसकी लैंग्वेज को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा मेथड आता है? इसमें इंडक्टिव मेथड आता है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे भी। क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम 70, थोड़ा हम कर लेते हैं इसको जूम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 71, तो 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, क्लियर है दोस्तों। थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं हम, फ़ोन आ रहा है बार बार, 1 मिनट बजाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एनईबी से रिलेटिव क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 72, ओके। अब देख लेते हैं, देखिए अब हमारी पूछी गई है वोकैब, तो वोकैब को देख लेते हैं अब हम यहाँ से। देखिए वोकैब के ना बस मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ आपको। ये वीडियो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख लेना, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, सारे वर्ड का मीनिंग बताया है। मैं यहाँ पे सारे वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लेंदी, मैं लेंदी इसको करना नहीं चाह रहा हूँ। डिटेल में अगर हर वर्ड का मीनिंग जानना है इसका, तो मैंने वहाँ पे 4 से 5 मिनट की वीडियो, ज़्यादा नहीं है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन उसमें मैंने 2 वर्ड गलत बता दिए हैं, तो वो गलत नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि संस्था उसका कुछ और आंसर मान सकती है, कुछ अलग ऐसा हो सकता है। मैंने एंटोनियम को सिनोनियम पढ़ा दिया, सिनोनियम को एंटोनियम पढ़ा दिया, इतना हुआ है बस उसमें, ठीक है। तो ये मेरे को कमेंट करा किसी ने मुझे बताया, तो वहाँ देखा मैंने बात को, वीडियो की गलती ये हो गई है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। देखिए ये है रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड होना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, किसी चीज़ की नीड होना, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपे, ओके। चलो मैं पढ़ाई देता हूँ थोड़ा थोड़ा। फेवर का आप जानते हैं, किसी के पक्ष में होना, फेवर में होना। पनिश, किसी को पनिशमेंट देना। स्पेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को बकसना, ठीक है भाई। लेजिटिमेट है, देख लेते हैं। लेजिटिमेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है लॉफुल, मतलब कानून से रिलेटिव, यानी कि इसको वैलिड बोल सकते हैं। करेक्ट, इसको राइटफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन करेक्ट भी बोल सकते हैं। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ये नहीं हो सकता। लेकिन देखिए ये भी सब चीज़ ना सिनोनिम्स ही बनने हैं इसके, लेकिन जो बेस्ट आंसर है ना इसका वो है वैलिड, ठीक है। वैलिड का मतलब होता है जो वैध हो, मतलब जो ठीक हो। तो राइटफुल भी तो ठीक होता है, करेक्ट भी तो ठीक होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेजिटिमेट के इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर माना जाएगा इसका, वो माना जाएगा वैलिड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 ऑब्डुरेट है ना। ऑब्डुरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हट करना, जिद करना किसी चीज़ से, किसी चीज़ के लिए कि मुझे यही चाहिए।
तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडामेंट, मतलब जिद्दी। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लचीला होना, बहुत ज़्यादा झुक जाना है किसी के लिए। सिंपल का मतलब साधारण होता है। हेल्पफुल का मतलब किसी की मददगार बनना, सहायक बनना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ये हमारे सारे सिनोनियम्स हैं, ठीक है। अभी और उसके बाद 5 आएंगे एंटोनियम्स। मैं बताऊंगा कि कहाँ मैंने उस वर्ड में गलती बता दी। देखिए ये जो ड्राउजी है इसका मतलब ऐसे उदास होता है, सुस्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर लेजी हो सकता है या स्लीपी भी हो सकता है, या एक्सहॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। इन दोनों में से कोई सा एक आंसर हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है मेरी नज़र में वो लेजी इसका बेस्ट आंसर है। क्योंकि ड्राउजी का अगर आप मीनिंग चेक करेंगे गूगल पर सर्च करना तो सुस्त, लेजी, आलसी टाइप के वर्ड लिखे आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लेजी बेस्ट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये वही क्वेश्चन है। स्लीप इसका आंसर मेरी नज़र में नहीं है, और पता चलेगा जब हमारी ऑफिशियल किया जाएगी, ठीक है भाई। सूथिंग का मतलब होता है कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक। चलिए अब देखिए DFT, डेफ्ट का मतलब होता है क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर होना। स्किलफुल, इसका हो जाएगा आंसर स्किलफुल। डिसीटफुल का मीनिंग होता है धोखा देना। स्विफ्ट का मतलब थोड़ा ध्यान नहीं है। विगोरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साह होना, किसी के अंदर एनर्जी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुनून होने की चीज़ का, ताकत कह सकते हैं हम, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, बताने हैं हमें अपोजिट। क्या बताने हैं यहाँ से? अपोजिट। तो मैं उस वीडियो में अपोजिट ही बता रहा था, लेकिन कहाँ हुआ कि एक वर्ड में जाकर सिनोनिम्स बता दिया मैंने लास्ट में। यहाँ शायद दूसरी वीडियो है वो, चलो देख लेंगे, बता दूंगा जो वर्ड आएगा। कंडेम, देखिए कमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो इसका निंदा करना ऑप्शन में मिलेगा, इसका मतलब भी निंदा करना होता है। और डिफेम का मतलब भी निंदा करना होता है ना। लेकिन डिफाई क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी रूल का उल्लंघन करना। कमेंट्स का मतलब होता है किसी चीज़ की बिगिनिंग करना, स्टार्टिंग करना, ठीक है। तो इसका आंसर या तो कंडेम हो सकता है या डिफेम हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर मेरी नज़र में है वो है ये, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? कंडेम का मतलब निंदा करना होता है, डिफेम का मतलब है किसी की निंदा करना, मतलब किसी को इंसल्ट करना, है ना। तो ये इसका जो आंसर है बेस्ट वैसे कंडेम ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन दिया गया है प्रोवोकेशन। इसका मीनिंग होता है दोस्तों किसी को भड़काना, किसी को इंसाइट करना, इनसाइट, ठीक है भाई। पीसफुल और पैसिफिकेशन दोनों का मतलब होता है शांत, मतलब किसी मामले को शांत करना। वोकेशन का मतलब होता है पैसा, व्यवसाय कहते हैं इसको हम, ठीक है। डेस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना, किसी का डिस्ट्रॉय करना। तो दोस्तों इन दोनों में से जो बेस्ट आंसर है मेरी नज़र में है पीसफुल। देखिए दो ऑप्शन बिल्कुल मैचिंग में डाले हैं कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को। कई ऑप्शन में हमें सेम सेम से वर्ड्स मिल गए हैं ना, कि कौन सा लगाएं। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, किसी मामले को दबाना। पीसफुल का मतलब ही होता है शांति। तो कौन सा बेस्ट माना जाए? तो कितना घुमा के पेपर डाला है यहाँ देखिए, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कोई भी स्टूडेंट होता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए उसका बेस्ट आंसर है वैसे पीसफुल, ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा है प्रीवियस में एसएससी में पूछा गया था, उसी का आंसर पीसफुल ही था। एवैक्यूएट है, इसका मतलब होता है खाली करना, किसी चीज़ को हटा देना। एमर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिवील करना, प्रकट करना। एवेंडन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को त्याग देना। इन्वेट का मतलब होता है किसी पे अटैक करना, आक्रमण करना। रिटेन का मतलब किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना, हटाना नहीं है। इसका तो अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अपोजिट। हाँ शायद मैंने जो जनरल पेपर कराया था ना इंग्लिश का, शायद उसमें गलत पढ़ा दिया था मैंने। एंटोनियम का सिनोनिम्स बता दिया, सिनोनिम्स का एंटोनियम्स, ठीक है। चलिए अपोजिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उचित होना, मतलब उपयुक्त होना। रेलिवेंट बोल सकते हैं, RELE रेलिवेंट, ठीक है भाई। तो इनटेम्परेट है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों सेल्फ कंट्रोल। ये यूट्यूब से पे गूगल से सर्च करा है मैंने। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इर्रेलीवेंट, मतलब ये भी क्या है? इर्रेलीवेंट है, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए वैसे इसका, लेकिन देखते हैं अभी। इर्रेगुलर, जो रेगुलर नहीं हो, मतलब लगातार नहीं आता हो, कभी कभार आता है, उसे बोलते हैं इर्रेगुलर। इनअप्रोप्रिएट इसका बेस्ट आंसर है अपोजिट का, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अनुचित, तो ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है। कंसील का मतलब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है दोस्तों छिपाना। तो अपोजिट हो जाएगा इसका मतलब रिवील करना, किसी चीज़ को प्रकट करना, दिखाना। ओपन का मतलब यही होता है ना, और अनफोल्ड का मतलब भी यही होता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है इसका रिवील ही है। देखिए देखो कैसे सेम सेम वर्ड डाल रहा है वो। डिस्कवर का मतलब छानबीन करना, खोज करना किसी की, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका जो बेस्ट आंसर है ना, वो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का मीनिंग निकाल के देखेंगे ना, डू यू बिलीव हिम टू बी, है ना। तो बीच का मीनिंग नहीं आ रहा, भेड़ का नहीं आ रहा, इन दोनों में आप फंसेंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हाउ हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है कंडीशन है
टेरेजर इजलैंड, वन ऑफ का जो सेंस आता है, वन ऑफ के बाद जो नाउन प्लूरल आए या सिंगुलर आए, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वन के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वर्ब आ रही है तब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे जो ये है ना, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो स्टोरेज है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे आएगा वर्ब। इज नहीं आने का, विच नहीं आने का, ये नहीं आने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर का पूछा गया है, 2/3 ऑफ द सिटी। इस सिटी का, यही सिंगुलर नाउन है, इसी का 2/3 पार्ट की बात कर रहा है वो। तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि आपने सोचा कि ये प्लूरल है, यार प्लूरल नहीं है यार, सिंगुलर ही आएगा। ये नहीं आने का, ये नहीं आने का, ये नहीं आने का, क्या आएगा, ओनली बाज आएगा। क्लियर है भाई। चलिए 86 है इसका क्वेश्चन, इसका बोला गया है रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन 86 का बोला गया है आपको रीअरेंजमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 87 का आंसर क्या होगा। तो 87 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 मिनट हुए हैं, अभी हम 88 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। तो बस मैं आंसर ही बता रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे मैंने, ठीक है। तो यहाँ पूछी गई है क्लाउज कौन सी है, ये क्लाउज। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो क्लाउज है ना हमारी एडवर्ब क्लाउज है, ठीक है। एडवर्ब क्लाउज को कैसे पहचानते हैं, जिसका आंसर वेयर से, व्हेन से, हाउ से आता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी कौन सी, एडवर्ब क्लाउज होती है। और जिसका आंसर आता है हमारा व्हाट से और होम से, तो दोस्तों वो होती है हमारी नाउन क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज को तो आसान होता है पहचानना। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये जो क्लाउज है ना, थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, प्रैक्टिस करा दूंगा मैं बाद में जब पढ़ाऊंगा डिटेल में। ये नाउन क्लाउज है, ये कैसे पता चला है, सारी जानकारी उसी में देंगे। बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता करें कहाँ डाउट है या मैं कहीं गलत पढ़ा रहा हूँ, तो जरूर इस चीज़ के कमेंट करा करें दोस्तों। यार मैं भी अभी न्यू हूँ, आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कंटिन्यू हूँ अभी किसी कम्पिटेटिव लेवल में, लेकिन मैं यूपी पीजीटी का एस्पायरेंट हूँ, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझसे इतना वो नहीं आता ये सीडीपी बीडी वगैरह, ठीक है। तो लिटरेचर प्लस ग्रामर का पोर्शन को मैं कवर कराता हूँ अपने चैनल पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ से हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। और होता है क्या, देखिए हर चैनल पर नहीं आजकल मिक्स प्रैक्टिस नहीं करा पा रहे हैं टीचर, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मैं ऐसा होता है मिक्स प्रैक्टिस क्यों नहीं करा पाते, उसमें टाइम लगता है दोस्तों, क्वेश्चन को अलग अलग टाइप करना, कुछ क्वेश्चन उसके उठाना, कुछ क्वेश्चन इसके उठाना। तो बड़े बड़े टीचर कहाँ से करा देंगे, इतना टाइम लगता है उसमें, इतना तो उनको इनकम भी नहीं होने का यूट्यूब से, है ना। तो इसलिए नहीं करा पाते हैं वो लोग। लेकिन हम तो भैया अभी छोटे टीचर, अपने आपको फेमस करना है, हमें भी कुछ ना कुछ करना है, तो हम तो टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत ना है। 20-30 क्वेश्चन और उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसमें 50-60 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करते रहेंगे लिटरेचर प्लस ग्रामर के, ठीक है। लेकिन चलो आज तो हम पहले ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है 90, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों नीदर। क्लियर है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 91। तो 91 का देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे कंजक्शन एज दे रखा है, पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एज आएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एज के बीच में डिग्री रखी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन देखा जा रहा है सेंटेंस में। यहाँ वॉइस का मतलब गुण, यहाँ वॉइस का मतलब अवगुण, है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन देखा जा रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए कंजक्शन यूज करते हैं बट का। क्लियर है। चलिए देखिए जो बिब्लियोग्राफी एक वर्ड है ना, ये बुक्स से रिलेटिव होता है, तो बुक्स इसी ऑप्शन में और किसी में तो है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94। जो 94 का जो आंसर आ जाएगा ना दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। देखिए सोशल करस्पॉन्डेंस में बोलना पड़ता है ना, तो डियर सर और डियर मैडम ही बोलते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे। ये लिख रहा है ना ऑप्शन में, इन सोशल करस्पॉन्डेंस इफ़ यू डू नॉट नो द पर्सन टू होम यू आर राइटिंग द सिचुएशन, क्या है ये, सैल्यूटेशन शुड बी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डियर सर और डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, यहाँ आपने गलत कर दिया होगा शायद। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा क्लोजर टू इट। क्या कह रहा है यहाँ पे, इन ए सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट को जब एडिट किया जाता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, क्लोजर टू इट आती है, ओके। चलिए जब डिटेल में हम पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पढ़ लेना यार इस चीज़ को, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का समय नहीं इतना, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं, पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, योर सिंसियरली हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इधर क्या है, हमारी वैन से जो क्लाउज आती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में या किसी और पार्ट में हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होने की है, वो सारे एलिमिनेट हो गए। तो क्या बचा, यही होगा।
यानी कि वैन के बाद जो सेंटेंस बनेगा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसमें, तो कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा वो, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कंडीशनल सेंटेंस के बेस्ट सेंटेंस होते हैं। तो देखिए योर फादर जो है इसके साथ जो सेंटेंस यूज करेंगे हम, विल बी बेटिंग, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इनका सेंस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट दे रखा है, तो पास तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस की नीड है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की नीड नहीं है। क्लियर है? चलिए 99 हो गया है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम 100वां क्वेश्चन। 100वां जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ सिंस मंडे दे दिया है ये टाइमिंग, और सी जो एक स्टेटिव वर्ब होती है इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, तो ये नहीं आने वाला, ठीक है, ये नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, और यहाँ पर आएगा क्या, हैव नॉट बीन। अब देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट आता है दोस्तों, तो वर्ब नहीं आएगी, ये नहीं आएगा वर्ब है ना, और ये नहीं आएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है ना बस खाली सिंपल पास्ट की है, इसकी नहीं है, ठीक है, आई लेफ्ट इसका करेक्ट आंसर होएगा। और जब हम प्रेजेंट में एक नेगेटिव कल्पना करते हैं कि काश में अगर एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ा करता, या मैं एक प्रधानमंत्री होता था यार तुम सबको एक एक नौकरी दे देता, तो ऐसी नेगेटिव कल्पना करते हैं हम कभी, तो ऐसी जगह हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश रीड दिस बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बुक पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट, इसकी बात तो चलेगी नहीं कि पास्ट की बात चल रही है, यानी कि जो काम वो सुबह से बुक पढ़ रहा है लेकिन अभी भी वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो ऐसे सेंस में हम यूज करते हैं फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट का, यानी कि हैव प्लस बीन, ठीक है भाई, हैव बीन आएगा यहाँ पर। 103 हो गया क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 104। 104 का आंसर देखिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ समझेंगे, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट आता है तो इधर पास्ट परफेक्ट आता है, तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, और से नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई है, वैन के बाद एक क्लाउज आएगी, तो इधर क्या है, वैन से पहले तो क्लाउज होगी वो सिर्फ फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन वैन के बाद जो क्लाउज होगी वो हमेशा मतलब फ्यूचर में नहीं होगी, ऐसा मान लीजिए। तो ये भी फ्यूचर का पार्ट है, ये भी, तो ये इसका आंसर हो गया। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इट रेंस होना चाहिए था, रेंस। ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया, वो उसमें सेम ही क्वेश्चन रख दिया है वो। चलिए देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, मस्ट हैव बीन वेरी नोटी ए चाइल्ड, ठीक है, एज ए चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, थोड़ा इसको कर लेते हैं हम जूम। देखिए जब रिक्वेस्ट की बात चलती है ना, जैसे वो कह रहा है कि शो मी द वे टू द स्टेशन, है ना, जैसे कि तुम्हें कहीं स्टेशन की साइड में जाना है, तो स्टेशन की साइड में जाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज करते हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये वाले जो पार्ट है ना हमारे मॉडल ऑक्सिलरी होती है, कौन से वर्ड रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, कौन से परमिशन के लिए आते हैं, अच्छी तरीके से मैं अपने चैनल पे सब मतलब करा दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अभी कराई नहीं है, लेकिन हाँ करा रखी है मैंने, देखना जाके आप, मिल जाएगी आपको कोई ना कोई वीडियो मैंने कराई है, मुझे ध्यान है, ठीक है। अब तो मैंने लैपटॉप भी ले लिया है, लैपटॉप से और अच्छी तरीके से टाइप करके मैं आपको करा दूंगा सारे क्वेश्चन, कहाँ हमें आउट टू यूज करना होता है, कहाँ ये करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा कोड, रिक्वेस्ट की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पे जब हम किसी मॉरल सेंस की बात करते हैं रेस्पेक्ट के ना, तो इसके बाद आउट का यूज करते हैं। वैसे भी ध्यान रखना ये टू आ रहा है, तो आउट के बाद ही टू आता है, शुड के बाद टू नहीं आता, कोड के बाद नहीं आता, मस्ट के बाद नहीं आता है, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेसेसिटी दिखाई जाती है कि कोई काम जरूरी ही करना है, जैसे क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ही इज़ टेरेबली इल, तो बहुत ज़्यादा इल है, ठीक है। अब ये काम हो गया जरूरी, अगर वो इल है तो भाई डॉक्टर को बुलाना ही है, तो बुलाना ही चाहिए। ऐसी कंडीशन में जब नेसेसिटी की बात चलती है हम यूज करते हैं दोस्तों मस्ट का, ओके। अब ये तो भैया बहुत बार सेंटेंस पढ़ लिया हमने, पढ़ते पढ़ते इतने जबान हो गए हैं कि लेस के बाद शुड आता है, लेस के बाद शुड आता है, ये तो हमने भैया बचपन से पढ़ा है। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिया गया है हमारा पैसेज, तो पैसेज आपको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। पैसेज के लिए तो जितना रीडिंग करेंगे डेली और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इतनी ही जल्दी आंसर उसका पता चलेगा, ठीक है। फिर भी इतना टाइम मिलता है अब तो टीजीटी पीजीटी में भी कि आराम से पढ़ के आराम से करेक्ट आंसर कर सकते हैं आप, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो इधर उधर हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, क्या है ये हमारा 11, यानी कि 111वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है भाई। 111वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताता हूँ मैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 112 का बस आंसर देखने, ये तो आप खुद कर सकते हैं, आप बस अपने आंसर चेक कर लीजिए कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। 112 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करें दोस्तों 113 की, 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें 114 की, तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों 115 की, तो 115 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा 115 तो आगे है ना भैया, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा है, 115 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 116 की बात करें तो दोस्तों 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल पैसेज समझ में आएगा बाकायदा क्या बात करी जा रही है इस पैसेज में, ठीक है। 117 की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके। अब बात करते हैं 118 की, चलिए शायद नेक्स्ट पैसेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा अब। देखिए तो 118 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर पूछा गया है आपसे कि क्या इसका आंसर है। तो 118 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ फॉर एंड, अरे एक मिनट रुकिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये इसका आंसर होगा बोथ हो जाएगा, यानी कि फॉर एंड फर्स्ट दोनों हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 119, जो 119 है इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 120 देख लेते हैं, 120 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। 121 देख लेते हैं, 121 का है हमारा 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 122, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 122 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है। 123 देख लेते हैं, 123 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जी 124 देख लेते हैं, 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फॉर रेस्क्यूइंग देम। ये समझ में आ जाएगा जब आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 125 से स्टार्ट करते हैं अब हम पढ़ना। 125 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्टेंस। और बात करें हम 126 की, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मेल, करेक्ट आंसर है इसका। और बात करें हम इसकी 127 की, तो इसका होगा ए टेल डांस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 128 की बात कर लेते हैं दोस्तों, 128 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट, क्लियर है। बहुत फास्ट चल रहे हैं अब जरा हम। द बर्गस बीज, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 130, द बीज कम्युनिकेट विद अदर बीज थ्रू, या इसका आंसर हो जाएगा इंस्टिक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जनरल पेपर मैंने करा दिया है दोस्तों, अपने जनरल पेपर बिल्कुल करा रखा है मैंने अपने चैनल पे, तो आप इसको देख लेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने जनरल पेपर ही कराया था, मैं इसके फिर भी करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाना था, तो जनरल पेपर में बिल्कुल ईजी पेपर था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, तो यहाँ पे दोस्तों होगा हेड रीच्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कुछ कंजक्शन होते हैं जैसे एज वेल एज है, लाइक होता है, विद होता है ना, टुगेदर विद होता है, तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो ये जाएगा यहाँ पर। वहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझा रखा है मैंने, वहाँ देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या जाएगा, ईज आ जाएगा दोस्तों। और मिसेस कनवाल के साथ यहाँ पे इसको डेफिनेट कर दिया गया है किस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं ये, तो इसके साथ यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे हम, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। ई से स्टार्ट होएगा क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, ये मैंने अच्छी तरीके से समझा भी रखा है उसमें, उस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा दिया था तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बियर आउट आएगा, ये मैंने शायद बियर विद बताया था उसका, है ना, सहन करने के बाद, तो द विटनेस विल बियर आउट आएगा इसका आंसर। काफ़ी जिन्होंने कमेंट भी करा है कि ये गलत पढ़ा दिया है, तो बियर आउट लगा लेना इसका, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या हुआ, तो कब क्या होने के सेंस में कैम अबाउट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूछा गया था अपोजिट, मैंने क्या बता दिया इसका, सिनोनिमस बता दिया था, ये गलत हो गया। तो मोबिलाइज है ना, मोबिलाइज का, तो इसका जो आंसर है डिसमिस है, लेकिन कुछ बता रहे हैं हमारे साथ ही कि इसका रिट्रीट है, तो यहाँ पर मुझे इन्होंने कन्फ्यूज कर दिया है। हालांकि जो मैंने ऑप्शन में चेक करा है ना, इसका आंसर डिसमिस ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बेवजह में रिट्रीट, एक लड़के ने कमेंट किया था शायद किसी ने, हमारे साथी ने,
तो लेकिन मेरे आंसर जो इसका है ना वो डिसमिस ही है, ठीक है। मोबिलाइज आप चेक कर लेना, और फिर इसका डिसमिस का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, और मोबिलाइज का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा, देख लेना वहाँ जाके। और जो 140 पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा क्या, यहाँ पूछा सिनोनियम्स, तो एप्लोम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, क्लियर है, क्योंकि उसने जो स्पीच अपनी जो डिलीवर्ड की थी कैसे की होगी, एक कॉन्फिडेंस ही तो की होगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा इसका आंसर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी का पेपर है हमारा। चलो हिंदी वैसे आती नहीं मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए जब आप पैसेज को पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी पैसेज था, बिल्कुल इजी। 10 में से 4 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए थे, और आपका आराम से ही क्वालिफाई हो जाएगा मेन पेपर जब आपका चेक होगा, ठीक है। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर क्या हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है, तो कोमल भावों की। ये ऑप्शन में मिलेंगे देखने के लिए, सॉरी पैसेज में जब आप पढ़ेंगे तो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। करुणा पाने वाले को करुणा कौन नहीं करता जिस पर करुणा की जाती है, ठीक है भाई। और यहाँ देखेंगे, देखिए सप्ताह के बारे में पूछा है कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले के लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है, साप्ताहिक यूज करेंगे। ये देखिए इतना ईजी पूछ लिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा, पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, हिंदी वाले जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर नवचर इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए मैंने भी इसको देखा, इसने गलत बताया किसी ने, यहाँ पर जब अपोजिट पूछा कि कौन सा इनमें असंगत है ना, असंगत पूछा है। देखिए हार का जीत हो गया, जैसे अपोजिट है। लुप्त का मतलब छिपाना, स्पष्ट का मतलब दिखाना, हास का मतलब किसी को कम करना, वृद्धि का मतलब बढ़ाना, ये तो सेम है दोनों। लेकिन मेरी नज़र में ये वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका, हर्ष विवाह, लेकिन मुझे इसका मीनिंग पता नहीं क्या है, इसका हर्ष क्या होता है और विषाद क्या होता है, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे अपोजिट थे, लेकिन ये हो सकता था गलत। लेकिन इसका जो आंसर बताया है, ये बताया है लुप्त और स्पष्ट। आप इस चीज़ को देख लेना ऑप्शन में, ठीक है, अच्छे तरीके से चेक कर लेना, कन्फ्यूज मत होना कहीं भी, दिमाग ख़राब मत करना अपना बेवजह में कि इसका आंसर ये है। तो चेक जरूर कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं हिंदी इतनी जानता नहीं तो मैं चेक करके बताया था। देखिए द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास किस में पूछा गया है, यहाँ पर लूट मारने, यहाँ पर बताया गया ध्यान मग्न में, ठीक है भाई। और बर्तनी पूछी थी, शुद्ध बर्तनी कौन सी है, तो वनस्पति कौन सी नहीं है शायद, है ना, अशुद्ध है, हाँ तो यही है वनस्पति। और आज के इस वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विसर्ग संधि किस पार्ट में है, तो निष्फल में है। और ये अकल का दुश्मन का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। तो दोस्तों हमने ये यहाँ पे कवर कर लिए हैं 150 क्वेश्चन। आपको चेक करना है कि 150 में से आपका कितना स्कोर जा रहा है। फिर मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस बार कितनी जा सकती है फर्स्ट टाइम। सबका मॉडरेट पेपर तो है ही फिलहाल, मुझे पता है कट ऑफ इतना डाउन भी नहीं जाएगी, कितना हाई भी नहीं जाएगी, एक एवरेज बताऊंगा मैं इसका। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, 999278803115। इस पर आप कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो, लेकिन इंग्लिश से रिलेटिव हो, मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना है चीज़ को। इंग्लिश से रिलेटिव अगर कोई क्वेरी हो, या आप किसी चीज़ की डिमांड चाहते हो कि यूपीटीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट चलाइए आप, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हम यूट्यूब से हैं और ऐसे बात है कि सर आप इस चीज़ को पढ़ा दीजिए, ठीक है। जो भी क्वेरी हो आप बता सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाए, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।